हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ा था, उसके प्रकार को पढ़ा था, संतुलन को पढ़ा था, महत्व को पढ़ा था, तो वैसे ही आज की क्लास में पारिस्थितिकी तंत्र चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए आज की कक्षा में पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पढ़े जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं? मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में अनिवार्य तत्व जिसके आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जीवीय घटक और अजीवीय घटक। ये मुख्य दो प्रकार हैं, लेकिन तीसरा प्रकार ऊर्जा संघटक भी इसी में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो जीवीय घटक, अजीवीय घटक और ऊर्जा संघटक तीन मुख्य रूप से इसको देखा जाता है। जीवीय घटक क्या होता है? जैसे हमने प्रकार में पढ़ा था कि जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण, जिसको अजैविक भी कहते हैं या मानव निर्मित पर्यावरण। वैसे जिसमें जीव की संभावना हो, जिसमें जीव हो, उसको जीवीय पर्यावरण कहते हैं, और जो निर्जीव हो उसको अजीवीय पर्यावरण कहते हैं। तो अब देखिएगा, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीवीय पर्यावरण में जीवधारी होंगे, मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे और उनकी क्या खाद्य श्रृंखला है, क्या खाद्य जाल है, वो जीवीय में आता है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल का मतलब है कि कौन से जीव किसको खाते हैं, उसको कौन सा जीव खाता है, ऐसे एक चक्र का निर्माण होता है। और अंत में अब घटक होते हैं जिसको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। तो वे किसी भी चीज को नष्ट करके प्राकृतिक रूप से उसको प्रकृति में विलीन कर देते हैं। अकार्बनिक पदार्थ को वातावरण में मिला देते हैं और कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस के रूप में मिट्टी में ही छोड़ दिया जाता है उनके द्वारा। उसके बाद फिर से कोई नई जीव, नए पौधे का जन्म होता है, फिर से ये चक्रीय श्रृंखला चलती रहती है। तो चलिएगा देखते हैं। सबसे पहला मुख्य हम लोगों का पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक आप देख पा रहे हैं कि तीन मुख्य घटक हैं। अजीवीय घटक है, ऊर्जा संघटक है और हम सभी का जीवीय घटक है। तो जीवीय घटक, जिसको घटक को कंपोनेंट्स कहते हैं, मतलब अनिवार्य तत्व जिनके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है आपने पढ़ा है कि सबसे पहले A.G. टांसली महोदय ने 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों का, उनके समुदायों का, उनके वातावरण का, उनके खाद्य श्रृंखला का, उनके आहार का, उनके ऊर्जा का, सबका सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो देखिएगा जीवीय घटक जो है, तो जीवीय घटक के तीन मुख्य प्रकार हो जाते हैं। पहला उत्पादक है, दूसरा उपभोक्ता है या परभोक्ता कहते हैं जिसको, और तीसरा है अपघटनकर्ता। तो उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक मतलब होता है कि जो ऊर्जा का उत्पादन करे, जो ऊर्जा का निर्माण करे। तो इसमें पेड़ पौधे आते हैं। अब देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के कई प्रकार आपने पढ़े हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र, फसल पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र या जल का पारिस्थितिकी तंत्र या तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, सब चीजें पढ़ चुके हैं हम सब। तो सभी पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक को प्रथम चरण कहा जाता है, जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसमें पेड़ पौधे शामिल होते हैं। तो पेड़ पौधे किससे आते हैं? मिट्टी से आते हैं, या जल में पेड़ पौधे जन्मते हैं, तो ये दूसरे जीव को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये जो उत्पादक होते हैं, वे उत्पादक ऊर्जा के निर्माता होते हैं। इनको खा करके उपभोक्ता जिंदा रहते हैं और उपभोक्ता को समाप्त करने का कार्य अपघटनकर्ता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जो उत्पादक होते हैं उसमें पेड़ पौधे आते हैं। वो पेड़ पौधे स्थल के भी हो सकते हैं, घास स्थल के भी हो सकते हैं, फसल के भी हो सकते हैं, वन के भी हो सकते हैं और जल तालाब के भी हो सकते हैं। ठीक है, जलीय पेड़ पौधे में जैसे आप देखते हो शैवाल हो गया, प्लैंकटन्स हो गया, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये जलीय होते हैं। तो उत्पादक में हमेशा पेड़ पौधे शामिल होते हैं। वो पेड़ पौधे कोई भी हो सकते हैं। तो जो पेड़ पौधों की प्रजाति होती है वो उत्पादक में आती है। ठीक है, और वो ऊर्जा का निर्माण करती है। तो अब देखिए, उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता या परभोक्ता, इसमें आप देखते होंगे उपभोक्ता और परभोक्ता में आपने देखा होगा कि उपभोक्ता परभोक्ता क्या होते हैं? ये चरने वाले जीव जंतु होते हैं तथा मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, शाकाहारी जीव जंतु होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उपभोक्ता होते हैं या जो परभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता और परभोक्ता, इसके भी तीन प्रकार हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये उत्पादक पर निर्भर करते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं,
प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधों को खाते हैं वे शाकाहारी जीव कहलाते हैं। जिन जो पेड़ पौधों को खाकर जिंदा रहे, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गया, मतलब शाकाहारी जीव, हिरण हो गया जो घास को जिंदा रहे खा करके। खरगोश भी इसी में आता है। तो आप देखते होंगे घास को जो खा करके जिंदा रहे वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता पर अपने भोजन बनाने के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे टिड्डा को घास खाएगा तो टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। हिरण खाएगा घास को, हिरण को खाएगा आप कह सकते हो लोमड़ी खा सकती है, लकड़बग्गा खा सकता है, ये और लकड़बग्गे और लोमड़ी को शेर खा सकता है। तो ये क्या है? ये एक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक ही तो हैं। ये क्या है? ये एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी भी शामिल होते हैं। तो उत्पादक पर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर करेंगे जो शाकाहारी होंगे, और शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाएंगे और मांसाहारी जीवों को उच्च मांसाहारी जीव खाएंगे या सर्वाहारी जीव खाएंगे। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो उत्पादक पर निर्भर करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाला तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी या सर्वभक्षी भी आते हैं, या इसके बाद उच्च मांसाहारी भी एक श्रृंखला चलती है। अब उच्च मांसाहारी के बाद इनको तीसरा प्रकार जो जीवीय है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता कौन होते हैं? ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि प्रकृति का मेहतर कौन है, प्रकृति का सफाई कर्मी कौन है? तो प्रकृति का सफाई कर्मी, प्रकृति का मेहतर अपघटनकर्ता को कहा जाता है। अपघटनकर्ता क्या होते हैं? ये वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, या बहुत छोटे छोटे जीव जो दिखाई भी दे सकते हैं। तो अपघटनकर्ता में आप कवक कह सकते हैं, या मतलब जीवाणु कह सकते हैं, विषाणु कह सकते हैं, कीटाणु कह सकते हैं। सारे सूक्ष्म जीव जो मृत शरीर को खाते हैं, वो मृत पेड़ पौधा भी हो सकता है, मृत जीव जंतु भी हो सकते हैं, मृत मनुष्य भी हो सकते हैं। उनको सड़ा करके, गला करके उसके बाद उसको प्रकृति में नष्ट कर देते हैं। उससे अपने उस मृत शरीर से, मृत पेड़ पौधे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनको प्रकृति का मेहतर या प्रकृति का सफाई कर्मी कहा गया है, क्योंकि ये नेचर को साफ करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अपने ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने ऊर्जा प्राप्त करके जीवित रहेंगे। फिर ये अकार्बनिक पदार्थ को, अकार्बनिक पदार्थ में जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऐसी चीजें, विभिन्न प्रकार की गैसें इसको वातावरण में मिला देते हैं। और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें मुख्य रूप से ह्यूमस होता है, उसमें प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसको मिट्टी में ही रख देते हैं। उसको ह्यूमस के रूप में, फिर से एक ह्यूमस के रूप में, कार्बनिक पदार्थ के रूप में मिट्टी में ही वो मौजूद रहता है। और नया पौधा उससे ऊर्जा प्राप्त करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। सौर्य ऊर्जा को पौधे रासायनिक ऊर्जा में बदल करके क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्रिया करके और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ देते हैं। तो ये क्या कहलाया? ये आपका अपघटनकर्ता कहलाए, जो क्या करते हैं? प्रकृति को साफ करने का कार्य करते हैं, मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से जीवीय घटक में 3 प्रकार हुए: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उत्पादक में पेड़ पौधे, उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और अपघटनकर्ता में सूक्ष्म जीव। अब परीक्षा में प्रश्न आता है निम्न में से कौन से प्राथमिक उपभोक्ता हैं, निम्न में से कौन से अपघटक हैं, इस तरह से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीवी घटक या जैविक घटक क्या है। इसको उपभोक्ता को परभोक्ता भी कहते हैं। इसमें स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वे क्या करते हैं? दूसरे ये आपका उत्पादन में आएंगे, और जो अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहे उनको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो अपना भोजन कौन स्वयं बनाता है? उत्पादक बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं। और उपभोक्ता अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर, मांसाहारी जीवों पर, शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि मनुष्य को किस में रखा जाता है? तो मनुष्य को हम सभी किस में रखते हैं? सर्वाहारी में रखते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य को सर्वाहारी माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि उत्पादक, उपभोक्ता, परभोक्ता, अपघटनकर्ता क्या होते हैं। ठीक है, अब हम सभी आगे बढ़ते हैं।
दूसरा प्रकार है अजीवी घटक। अजीवी घटक में अब अजीव का अ मतलब होता है अनुपस्थित या एब्सेंट, यानी कि जहाँ पर जीवन की उपस्थिति ना हो। अब इसमें ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें जीवन ना होगा, तो ये आपके 3 प्रकार से बांटे गए हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, जिसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है। अकार्बनिक पदार्थ में पोटेशियम, यानी कि प्रकृति की वो चीजें जो खनिज लवण के रूप में मिलती हैं, उनको हम सभी अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब क्या हो गया? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो पदार्थ हैं ये सभी अकार्बनिक पदार्थ होंगे। और भौतिक मतलब होता है प्रकृति की वो चीजें जिसमें जीवन न हो, जैसे जल हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, हवा हो गया, विद्युत हो गया, ये सब भौतिक तत्व होते हैं। तो आई होप आपको अजीवीय घटक भी समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या होते हैं? अजीवीय घटक को कौन बनाता है? अपघटनकर्ता। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में, अकार्बनिक पदार्थ वायुमंडल में होता है, और भौतिक पदार्थ आप जानते हैं कि ये प्रकृति में मौजूद गैसें हैं। प्रकृति में मौजूद एक ऐसी स्थिति है जिससे लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखिएगा ऊर्जा संघटक भी है, तो इसमें 2 होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा मतलब जिसको रिसाइकल करके बार बार नवनिर्मित किया जाए वो नवीकरणीय हो गए, और जिसको रिसाइकिल न किया जाए, यानी कि प्रकृति ने एक बार दे रखा है, रासायनिक क्रिया की, केमिकल बेस्ड जो है अवस्था के द्वारा वो चीजें प्राप्त हुई हैं, वो अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती हैं। तो अब नवीकरणीय ऊर्जा में क्या आता है? जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो ये सब क्या होंगे? ओटेक हो गया, मतलब ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है, बायोगैस हो गया, बायोडीजल हो गया, बायोमास ऊर्जा हो गया, ये सब चीजें हमारी नवीकरणीय ऊर्जा में आती हैं, जो मनुष्य द्वारा बार बार रिन्यू कर दी जाती हैं। रिन्यूअल जिसको किया जा सकता है, मानव निर्मित भी कह सकते हैं, वो नवीकरणीय ऊर्जा हुई। और जो मनुष्य निर्मित ना कर पाए उसको अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जिसमें हम सभी कोयला मान सकते हैं, पेट्रोल मान सकते हैं, प्राकृतिक रूप से जो गैसें हैं जिसको मनुष्य नहीं निर्मित कर पाता उसको मान सकते हैं। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय ऊर्जा के मुख्य रूप से प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिएगा और अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो अब हमने देखा था कि जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, फसल पारिस्थितिकी तंत्र, तो किसमें उत्पादक क्या होते हैं उसको समझना होगा। जैसे अगर आप देख पाएंगे तो अगर आप जल के पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो जल में छोटे छोटे मानते हैं शैवाल होते हैं। तो शैवाल को कौन खाएगा? शैवाल को जलीय पिस्सू खाएंगे। जलीय पिस्सू क्या होते हैं? ये ऐसे जलीय कीट होते हैं जो शैवाल को या छोटे छोटे जो है तालाब के या समुद्र के पौधों को खाते हैं। अब इनको कौन खाएगा? इनको छोटी मछलियां खाएंगी। छोटी मछलियों को कौन खाएगा? बड़ी मछली खाएगी। बड़ी मछलियों को कौन खाएगा? बड़ी मछलियों को व्हेल खा सकती है, या बगुला खा सकता है, सारस खा सकता है, बत्तख खा सकता है। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो अब ये शैवाल उत्पादक हो गया, जलीय पिस्सू प्राथमिक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता में छोटी मछली, बड़ी मछली, तृतीयक उपभोक्ता में आप मान सकते हैं बगुला, बत्तख और सारस को मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका समझ पा रहे होंगे कि जल का भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और घास स्थल या स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो अगर आप देख पाएंगे तो छोटे वृक्ष को यदि आप देख पाएंगे, छोटा कीड़ा मकोड़ा खाएगा, उसको और बड़ा कीड़ा मकोड़ा खाएगा, इसके बाद उसको मेढक खाएगा, गिलहरी खाएगी, चूहा खाएगा, तो या खरगोश खाएगा। तो अब खरगोश क्या किसको? घास को खाया, गिलहरी घास को खाई, मेढक टिड्डे को खाया। अब उसको भी अगला जीव खाएगा, जैसे खरगोश को मान सकते हैं लोमड़ी खा गई, खरगोश को, चूहे को बिल्ली खा गई। तो अब बिल्ली को और लोमड़ी को कौन खाएगा? तो बिल्ली को, लोमड़ी को लकड़बग्गा खा सकता है, तेंदुआ खा सकता है, शेर खा सकता है। इनको कौन समाप्त करेगा? तो ये स्वयं मृत्यु को प्राप्त होंगे। लोमड़ी को शेर खाएगा, शेर स्वयं मृत्यु को प्राप्त होगा, उसको अपघटनकर्ता समाप्त करेंगे। तो ये जो नेचर का साइकिल है, नेचर का साइकिल चलता रहता है, और इसी को 3 भागों में उपभोक्ता के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसी को पोषण स्तर भी कहा जाता है, कि
की जो प्रथम पोषण स्तर होता है, जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उनमें पेड़ पौधे आते हैं। द्वितीय पोषक स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, जो पेड़ पौधे पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तृतीय उपभोक्ता में वो आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को प्राप्त करके भोजन करते हैं, उनको पोषण स्तर द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, ऐसे 4 पोषण स्तर बांटे गए हैं। तो ये क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। और ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है कैसा होता है, एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, त्रिदिशीय होता है, चतुर्दिशीय होता है। तो एक दिशीय होता है और चक्रीय होता है। एक दिशी का मतलब 10% ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में चली जाएगी। और इसका नियम लिंडमान महोदय ने दिया था कि लिंडमान महोदय ने कहा था कि किसी भी जीव को कोई जीव खाता है या उत्पादक को, पेड़ पौधों को अगर कोई जीव खाता है तो 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ेगी। कितना बड़ा से बड़ा जीव, छोटे से छोटे जीव, छोटा सा छोटा जीव, बड़े से बड़े जीव को अगर समाप्त करने का प्रयास करेगा तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो उत्पादक को जब खाएंगे तो पेड़ पौधे एनर्जी कहाँ से लाए, पेड़ पौधे एनर्जी सूर्य से प्राप्त करके बनाए और जमीन से जो उन्होंने ह्यूमस से मिला उससे मिलाए। तो जो हिरन है घास को खाएगा, गाय घास को खाएगी, भैंस घास को खाएगी, तो उसको घास से 10% ऊर्जा ही मिलेगी, 90% ऊर्जा समाप्त हो जाएगी या कह दे कि प्रकृति में वापस हो जाएगी। मात्र उस घास को, कितना ज्यादा घास खाएगी, मात्र 10% ऊर्जा ही गाय को मिलेगा। गाय को, भैंस को, बकरी को, भेड़ को कोई जानवर खाएगा तो गाय के अंदर 100% ऊर्जा होगी, तो 90% ऊर्जा गाय की, बकरी की, भैंस की समाप्त हो जाएगी, नेचर में ह्रास हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। 10% ऊर्जा गाय को खाने वाला जीव गाय से प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से उस जीव के यदि कोई जीव और खाएगा तो 100% ऊर्जा उसके शरीर में होगी। 100% ऊर्जा में 90% उसकी ऊर्जा होगी, 10% ऊर्जा वो दूसरे जीव से प्राप्त करेगा। तो आगे क्या होगा, आगे सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले जीव में कन्वर्ट होगी। तो ये 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, 90% ऊर्जा प्रकृति में नष्ट हो जाती है। ये नियम लिंडमान महोदय ने दिया था। और अंत में अपघटनकर्ता सबको सबसे ऊर्जा प्राप्त करके अपने आप को जीवन देते हैं और प्रकृति को साफ सुथरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आता है कितने प्रतिशत ऊर्जा आगे बढ़ती है, ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो 10% ऊर्जा, कितनी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब चलिएगा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्राथमिक उत्पादक है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो कौन से होंगे। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के शैवाल होंगे जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मिलेंगे और जिनको और छोटे जीव खा करके पेड़ पौधे से एनर्जी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें प्लैंक्टन हो सकते हैं, नेपथीन हो सकते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, बड़े बड़े वृक्ष होंगे, झाड़ियां होंगी, शाकीय पौधे होंगे। तो मानते हैं बड़े बड़े वृक्ष की बात करें तो बड़े बड़े वृक्ष को बंदर खाएगा, बड़े बड़े वृक्ष को लंगूर खाएगा, लंगूर को कौन खाएगा, लंगूर को तेंदुआ खाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पेड़ों पर रहने वाली चीजें हैं। बड़े बड़े वृक्ष पर बंदर निवास करेंगे और बंदर लंगूर को पेड़ पर चढ़ करके तेंदुआ खाता है। तो ये वृक्ष से वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र में आया। छोटी छोटी झाड़ियां की बात करें तो छोटी छोटी झाड़ियां मानते हैं खरगोश खा लिया, गिलहरी खा ली, इसको जंगली बिल्ली खा रही है, जंगली बिल्ली को जंगली कुत्ता खा रहा है, कुत्ते को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खाएगा। तो ये चक्रीय श्रृंखला चलती रहती है। और देखिए छोटे छोटे शाकीय पौधे भी मानते हैं छोटा जीव खाएगा और उसको दूसरा जीव, उसको तीसरा जीव, अंत में बड़ा जीव उसको समाप्त करेगा और अंततः अपघटनकर्ता उसको नष्ट कर देंगे। घास से पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक या पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो विभिन्न प्रकार की घासें जैसे स्टेपीज है, सबाना है, वेल्ड है, ठीक है, लानोस है। तो ये सब क्या है, ये बड़े घास के, जो बड़े बड़े घास के मैदान है उसकी बात हो रही है। और जंगली छोटी शाकीय पौधे घास स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र में लोग जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनको भोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो यदि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको समझना होगा फसल स्थल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उपस्थित फसल होती है। उपस्थित फसल का मतलब यदि फसल खेत में जो फसल बोई जाएगी छोटे छोटे पौधों के रूप में, छोटे छोटे फसल के रूप में वो जन्मेगी और उसको गाय, भैंस, बकरी, नील गाय, चरने वाले पशु आकर के चर सकते हैं। तो यहाँ पर फसल स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में इसको उत्पादक का नाम दिया गया है। तो ये आपको आयोग समझ में आ रहा होगा। अब ये पेयर करके प्रश्न पूछता है कि मिलान करें, तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में आता है। ठीक है।
और यहाँ पर आपने कार्बनिक पदार्थ भौतिक पदार्थ तो समझ ही लिए। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, और कार्बनिक पदार्थ में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर। वायु की गैसें में देखिए ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया और हाइड्रोजन हो गया तथा अमोनिया हो गया। तो ये क्या है, ये प्रकृति की ऐसी गैसें हैं जो प्रकृति में रहती हैं और यह कार्बनिक पदार्थ के रूप में मानी जाती है। ठीक ना। अब देखिए भौतिक पदार्थ में प्रकाश हो गया, ताप हो गया, हवा हो गया और विद्युत हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और अब यहाँ पर देखिएगा उपभोक्ता 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या हो सकते हैं, गाय, बकरी, हिरण, टिड्डा, खरगोश और चूहा। बिल्कुल देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता में बड़े बड़े चलने वाले पशु तो होंगे ही होंगे, लेकिन छोटे जीव भी जो घास को खा करके या जो छोटी फसल को खाकर जिंदा रहते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ऐसा क्यों, यदि आप ध्यान देने का प्रयास करें तो देखिएगा यदि गाय है, गाय, बकरी, हिरण, तो ये बड़े जीव हो गए। बड़े जीव को कोई मांसाहारी जीव खाएगा तो ये भी तो घास पर निर्भर है। ठीक ना। अब ये ज्यादा मात्रा में घास खाएंगे। टिड्डा की बात करें तो टिड्डा एक छोटा जीव होता है जो घास को खाएगा, तो टिड्डे को मेढक खा सकता है, टिड्डे को कॉकरोच खा सकता है, टिड्डे को और भी छोटे जीव खा सकते हैं। ठीक है, छोटी मछलियां खा सकती हैं या केचुआ खा सकता है, कुछ ऐसे जीव हैं। अब देखिए फिर खरगोश भी घास को खाता है, खरगोश भी शाक सब्जी पर ही निर्भर रहता है, चूहा भी घास को खाता है। ठीक ना। तो अब देखिए टिड्डे को मेढक खाएगा, खरगोश को चूहे को सांप खा सकता है। ठीक है, खरगोश को बिल्ली खा सकती है। तो इस प्रकार से जो भी आपको पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे जीव होंगे, या आप नहीं देखेंगे छोटा है कि बड़ा, जो भी पेड़ पौधों पर घास पर निर्भर होकर के शाकाहारी जीव माने जाएंगे वे आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता में मेढक हो गया, मांसाहारी मछली हो गई, बिल्ली हो गई, भेड़िया हो गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब आपके द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिएगा तृतीयक उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाएंगे वो तृतीयक उपभोक्ता हो सकते हैं, उच्च मांसाहारी हो सकते हैं, मतलब वो मांसाहारी जीव ही होंगे जो शाकाहारी जीव को भी खाएंगे, मांसाहारी जीव को भी खाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें तिलचट्टा, लोमड़ी, मनुष्य, तो ऐसा प्रश्न है मनुष्य किसमें आता है, तो मनुष्य तृतीयक उपभोक्ता में आता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक जो है सूत्र दिया गया है, वो सूत्र परीक्षा में बहुत बार पूछता है। क्यों? क्योंकि कैसा प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के बाद क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो निम्न में से कौन सा सूत्र सही है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड 6 होगा, H2O मतलब जल 12 होगा, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के को क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश से क्रिया करते हैं। इसके बाद क्या निकल के आता है, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज में क्या निकलेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये परीक्षा में ये ग्लूकोज का जो निर्माण करते हैं ये परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। छोटी परीक्षाओं में टेट हो गया, सीटेट हो गया, SSC हो गया, तो ऐसे वनडे एग्जामिनेशन, लेखपाल हो गया, राजस्व हो गया, इनके साथ साथ जो है जैसे जो 2 चरण की परीक्षाएं हो गई, जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, BDO की परीक्षा, BEO की परीक्षा, PCS की परीक्षा, इन परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछता है। तो छोटी परीक्षाओं से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक ये सूत्र पूछा जाता है, तो इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, रटिएगा इसको। ठीक है। अब देखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या होगा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ओटेक मतलब कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वेंस ऊर्जा इसको कहेंगे। और इसमें क्या आ सकता है, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें देखिएगा जल विद्युत ऊर्जा
ऊर्जा आपको पता है, सौर ऊर्जा सूर्य के ऊर्जा से जो भी कार्य किया जाए, बार बार सूर्य की ऊर्जा को एकत्र करके उससे बहुत सारे संयंत्र चलाए जाते हैं, बहुत सारी चीजों को में यूज किया जाता है। तो बार बार सूर्य की ऊर्जा का यूज किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा को तो नहीं उत्पादित किया जा सकता, लेकिन सूर्य की ऊर्जा से बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, इसलिए सूर्य की ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में आएगी। ठीक है। और फिर पवन ऊर्जा आप जानते हैं, पवन चक्की वगैरह इससे चलती है। वो एक ये जो है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वेंट ऊर्जा होती है। इसके बाद देखिएगा बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा आप जानते हैं, बायोडीजल हो गया। ज्वारीय ऊर्जा आप जानते हैं, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उससे भी ऊर्जा का यूज किया जाता है। तरंग ऊर्जा में आप देखते हैं लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे। इसके बाद भूतापीय ऊर्जा में आप देखते हैं ज्वालामुखी है, मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी ऊर्जा है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसमें ज्वालामुखी, भूकंप और भी मतलब जो भी विस्फोट वगैरह किए जाते हैं भूतापीय ऊर्जा में आता है। ठीक है। अब देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या हो सकता है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और परमाणु खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत हो गए, जिसको मनुष्य द्वारा दोबारा निर्मित नहीं किया जा सकता। वह प्रकृति के क्रियाकलाप के स्वरूप ही जन्मा है। जैसे कोयला हो गया तो ऐसा एक वैज्ञानिक मान्यता है कि बहुत पहले, करोड़ों लाखों अरबों साल पहले बहुत सारे जीव जंतु मर गए, मर करके दब गए, दब करके पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सभी जीवाश्म के रूप में धरती के अंदर दब गए और एक रासायनिक क्रिया हुई और वे कोयला में परिवर्तित हो गए, हीरा में परिवर्तित हो गए, ठीक है, पेट्रोल में परिवर्तित हो गए। तो ये सब क्या है, तो अब इतने जल्दी थोड़े ना कोई मरेगा और जो है धरती के अंदर जाएगा और फिर से वो कोयला बन जाएगा। एक रासायनिक क्रिया, एक ताप दाब, ठीक है, की अवस्था के द्वारा ऐसा चीज हुआ है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कोयला क्या है। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा है जिसको फिर से उत्पादित नहीं किया जा सकता। ये नेचर बेस्ड है, इसको मनुष्य उत्पादित नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसे पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम में देखिएगा, पेट्रोलियम भी दोबारा उत्पादित नहीं किया जा सकता। प्रकृति भी प्राकृतिक गैसें जो प्रकृति के द्वारा जो गैसें मिली है उसको भी उत्पादित नहीं किया जा सकता। परमाणु खनिज आधारित ऊर्जा में आप देखते होंगे कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या मतलब जो भी परमाणु संपन्न ऊर्जा होती है, जो प्रकृति ने क्या किया है, प्रकृति ने खनिज लवण के रूप में या प्रकृति ने ऐसी चीजों को दे रखा है जिसको मानव नहीं निर्मित कर सकता, वे हमारी अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, नोट करके समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसको आप अच्छे से चार्ट बनाइएगा, नोट करिएगा और अब आपको बताया जाएगा कि कैसे खाद्य श्रृंखला कार्य करती है, कैसे खाद्य जाल क्या करता है और किस प्रकार का कैसा पिरामिड होता है, जल स्थल में कैसा पिरामिड, किसका पिरामिड उल्टा बनेगा, किसका सीधा बनेगा। ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है, संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, है ना। तो ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो अब जैसे प्रश्न इसमें क्या बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जीवी घटक है, कौन सा अजीवी घटक है। अब देखिए कह दिया जाए कि यदि सांप टिड्डा को खाता, यदि टिड्डा घास खाता है और घास को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। ठीक है। अब मोर क्या है, ऑप्शन मिल जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो मोर क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है। या तृतीयक उपभोक्ता न दे करके कह दे आपका उच्च मांसाहारी, आप कह दे कि सूक्ष्म जीव हो गए, कवक हो गए, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, ये सब क्या है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, अपघटन करता है, तो ये सब अपघटन करता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है आपसे बहुत बेसिक से पूछे जाते हैं और सबसे अच्छा प्रश्न यही पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र का किसने प्रतिपादन किया। तो यही ट्रांसले महोदय ने 1935 ईस्वी में प्रतिपादन किया पारिस्थितिकी तंत्र का। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिएगा कुछ तथ्य है, जैसे है रतन ज्योत जेट्रोफा वृक्ष जिसको कहते हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो जिससे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। तो रतन ज्योत एक वृक्ष का नाम है जिसको जेट्रोफा भी कहा जाता है। तो बायोडीजल इससे बनाया जाता है, ऐसा तथ्य परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर है सबसे ज्यादा ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कोयला से प्राप्त होता है। ठीक है। तो और ये भी प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य के अतिरिक्त ऊर्जा किसी से भी नहीं प्राप्त की जा सकती।
तो यहाँ पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। यहाँ पर ऐसा प्रश्न आता है। और ऊर्जा का ना ही क्षरण हो सकता है, ना ही ह्रास हो सकता है, ना ही ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है, ना ही ऊर्जा को नवनिर्मित किया जा सकता है। तो ऊर्जा का ना ही ह्रास होता है और ना ही उत्पादन होता है। ठीक है, ये भी तथ्य है। इसके बाद देखिएगा, आप देखते होंगे कि कई बार समुद्र में, कई बार झीलों में, कई बार नदियों में पानी जम जाता है। ठीक है, तो नदियों में, झीलों में जो पानी जम जाता है या ऊपर का सतह का पानी बहुत गर्म हो जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसके पीछे समुद्र में 200 मीटर की ही गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। जो भी क्रिया होती है वो सतह के ऊपरी जल पर ही होती है, चाहे वो ठंडक का क्रिया हो, जैसे झीलें ऊपर से जम जाती हैं। पूरी झील नहीं जमती है, ऊपर से झीलें जम जाती हैं, नीचे से पानी बहता रहता है। और जैसे ही मौसम अनुकूल होता है, मौसम जैसे ही वातावरण उसके प्रतिकूल होता है, जलवायु हिसाब से होती है, वैसे ही फिर से वापस ऊपर का पानी, सतह का पानी पिघल कर बहने लगता है, तो मात्र ऊपर का पानी जमता है। उसी प्रकार से समुद्रों में जो सतह है वहां पर सूर्य का प्रकाश मात्र 200 मीटर तक ही पहुंच सकता है, और 200 मीटर तक की गहराई तक ही प्रकाश जाने की वजह से समुद्र में 200 मीटर तक का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है सूर्य के प्रकाश से। और जैसे ही रात होती है वैसे बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, जैसे रेगिस्तान में बालू दिन में गर्म और रात में ठंडा होता है। तो ये प्रश्न है कि समुद्र में 200 मीटर तक की गहराई तक ही सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है। फिर देखिएगा, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या क्या होती है? एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या स्थिर होती है। क्यों? क्योंकि यदि आप देखें बहुत ज्यादा घास हो जाए और उसको खाने वाले ना हो तो क्या है, ये भी दिक्कत का बात है। और बहुत ज्यादा घास न हो, खाने वाले ज्यादा हो, तब भी पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे, इसके लिए नेचर ने छोटे जीवों की संख्या ज्यादा की है, बड़े जीव उससे कम है, और बड़े जीव उससे कम है, और बड़े जीव उससे कम है। और आप देख पाते होंगे छोटे जीव जंतु ज्यादा और वन ज्यादा, घास ज्यादा, उसको खाने वाले और थोड़े से कम, और उनको खाने वाले और थोड़े से कम। अंततः आप देखते हैं शेर, बाघ, चीता, हाथी बहुत कम होते हैं। जो क्या आप देख पाते हैं, जितना खरगोश, जितना लोमड़ी, जितना गिलहरी, जितना बिल्ली होंगे उतने शेर होंगे नहीं होंगे। तो यही पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन है। तो जब पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहेगा तो जीवों की संख्या स्थिर रहेगी, बहुत ज्यादा न बढ़ेगी न बहुत ज्यादा घटेगी। क्योंकि जैसे ही नए जीव जन्मेंगे और वैसे ही दूसरे जीवों आकर के उनको जो है खा करके समाप्त कर देंगे, या जैसे ही फसल जन्मा, जैसे ही घास की वृद्धि हुई, तैसे ही घास को खाने वाले घास को खाते रहते हैं। तो ये जो श्रृंखला है वो चलती रहती है, और इसीलिए ये आपका तथ्य है कि संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या स्थिर रहती है। तो आई होप बच्चों आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।